नमस्कार सर्वांना. बमनबाईंना नमस्कार. इंट्रोडक्शन लागणार नाही आपण म्हणताय सुनील भाऊ, पण एक वेगळं इंट्रोडक्शन करणं आवश्यक आहे. कारण तो आपला माणूस आहे, मराठी माणूस आहे आणि मुंबईवर झेंडा फडकवणारा माणूस आहे. होय बमनबाई इराणी, तुम्ही आपला माणूस आहात. महाराष्ट्राचा देशाला दिलेला माणूस आहे. महाराष्ट्रातील 3000 एमसीएच्या क्रीडाचे 2000 आणि देशातील 12-15 क्रीडा सभासदांचा नॉलेजेबल माणूस हा बोमन इराणी ते प्रतिनिधी आहेत. देवाने त्यांना सौंदर्य दिले असं इंट्रोडक्शन कुणी तुम्हाला करणार नाही सुनील भाऊ. देवाने त्यांना सौंदर्य दिले, परंतु त्यांनी कर्तृत्वाने उर्वरित सर्व काही मिळवले. फिट फॉर ब्रँड अँबॅसेडर ऑफ क्रीडा इन युनो ही परमिटेड. खूप डाऊन टू अर्थ माणूस आहे. आपण भेटाल तर नॉलेज आणि हॅपीनेसच्या चांगल्या विचारांची आपणाला मेजवानीच मिळेल. बोमन भाई, शायद आपको मराठी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर साथ में लाना चाहिए था. मुंबईत असूनही, श्रीमंत असूनही लहानपणीच्या संस्काराने बोमनबाईंना स्वतः रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये रुस्तमजी ग्रुप खूप मोठ्या लेवलवर नेण्यास मदत झाली. हा ग्रुप फर्स्ट जनरेशन बिझनेस त्यांनी स्वतः निर्माण केला. आज देशातल्या पहिल्या 10 ग्रुप मध्ये मुंबईतून रुस्तमजी ग्रुप हा ओळखला जातो. विशेषतः बोमनभाईमुळे आणखी चांगल्या प्रकारे बिल्डरांची इमेज मुंबईमध्ये निर्माण झालेली आहे. 3 करोड पेक्षा जास्त स्क्वेअर फूट बांधकाम, 30 मिलियन स्क्वेअर फीट, दॅट टू इन मुंबई करणं हा जोक नाहीये, परंतु तो सक्सेस बमनबाईंनी मिळवलेला आहे. त्याचसोबत त्यांनी रिअल इस्टेट फाउंडेशन, रुस्तमजी इस्टेट फाउंडेशन निर्माण केलेलं आहे. त्याद्वारे एज्युकेशन, जे सर्वात महत्वाचं देणं आपण समाजाला लागतो, स्किलिंग, 12,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थी, एवढा मोठा चांगला पोर्टफोलिओ घेऊन जाणारी ही व्यक्ती फर्स्ट ओपनिंग बॅट्समन आपणाला लाभलेला आहे. नॉलेज, ब्रिलियन्सी, त्याचसोबत हम्बलनेस, काइंडनेस कूट कूट के भरा हुआ है. आपके नेतृत्व में, लीडरशिप में रुस्तम जी ग्रुप और क्रीडा की तरक्की बोमनभाई होनी है. पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और मेरी तरफ से सबको नमस्कार. गुड मॉर्निंग सर. संडे के दिन पे आप लोग सब ये रेड टॉक सुनने आए हो. ये आपके क्रीडाई महाराष्ट्र की एक स्ट्रेंथ का अंदाजा लग गया मुझे. मैं देख रहा हूँ 318 लोग आ गए हैं यहाँ पे. मुझे कहा गया है मराठी में बोलो, लेकिन मराठी बोलने के लिए मेरे को इंग्लिश में विचार करके हिंदी में कन्वर्ट करके मराठी में बोलने तक मेरी थॉट ट्रेन टूट जाएगी. उसके लिए मैं हिंदी में बोलता हूँ आप सबसे. आई होप आप सबको ये चलेगा. बीच बीच में मराठी में अगर कुछ एनी स्पेशल पॉइंट्स आ गया तो मैं ट्राई करूंगा बोलने की. पहले तो आपने शांतिलाल जी, बिग थैंक यू आपको. आपकी इंट्रोडक्शन ऑलवेज बहुत ज्यादा होती है. आप मेरे बारे में जो सब बोलते हो आपका प्रेम है. शायद मैं इस प्रेम के जस्टिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा, स्पेशली ये चैट पे. लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो है यहाँ पे वो हमारे परिचित हैं, हमारे अपने हैं, और मैं आप सबके साथ कभी ना कभी मिला हूं, एटलीस्ट ये मेन स्क्रीन पे जितने हमें मुझे दिख रहे हैं अभी. तो मेरी जीवन कहानी जो है वो, मैं इंडस्ट्रियल फैमिली का मींस मैं पैदा हुआ था तो माय फादर वाज इन इंडस्ट्री. हमारी यजदी मोटरसाइकिल बनती थी और उसके पहले जावा मोटरसाइकिल बनती थी. मैं वो ईरानी फैमिली का लेट्स से चाइल्ड हूं. और करीबन 1996 में एक दिन व्हेन हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री वाज गोइंग थ्रू एकदम टफ फेज, तभी मैंने सोच लिया था कि हम रियल एस्टेट डेवलपमेंट करेंगे. और ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट करने में भी इट इज, वो बोलते हैं ना, मैं चलते चलते बस ऐसे ही आ गया इसमें. क्योंकि जब एक छोटी सी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में दी गई थी, मेरे फादर पास अवे हो गए थे व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड. तो हमारी एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी जिसको मेरी फैमिली ने मुझे इंटरेस्ट किया था बेचने के लिए. तो तब मैं मुंबई के सारे बड़े बड़े डेवलपर्स, जितने बड़े दिग्गज डेवलपर थे, सबसे मिला.
और जितने बड़े बड़े आर्किटेक्ट थे जिनका नाम हम तभी सुन के ऐसे ये आदमी ऐसा होगा वो सोचते थे, और उनसे भी मिला। और मैं करीबन 1.5 साल तक ये सारा प्रोसेस करते रहा, साइड बाय साइड मेरी एजुकेशन चलती रही, बट मैं ये सारा प्रोसेस करते रहा। और मैंने एक देखा था कि हर कोई डेवलपर जो था उस जमाने में, उसके पास जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस आज की तारीख में हम जिसको बोलते हैं वो नहीं थे। एंड कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल फैमिली जहां पे हर कोई चीज सिस्टम और प्रोसेस से ही चलती है, आप फैक्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में जाओ, छोटी से छोटी फैक्ट्री में जाओ, तो एक प्रोसेस चार्ट उनके पास होता ही है। तो मैं ये देखता था कि बिल्डर अपने मन से जो उसको समझ पड़ रहा था, जैसे फायर फाइटिंग करनी थी वो हिसाब से काम करता था। बट मैं सीखा काफी कुछ। मैं 19 साल 20 साल का था, हर कोई अपने को क्या बोलते हैं बच्चा मान के साथ में घुमाता था, उनकी साइट्स पे घुमा, ब्रोकरों से मिला, उन्होंने ही आर्किटेक्ट से मिलाया। और उस जमाने में मैं ऑलमोस्ट 2-3 घंटे डेवलपर्सों के साथ बिताता था। और मैं आपको ये बता सकता हूँ, डेवलपर्स और ब्रोकर्स ने मुझे बहुत सिखाया उस टाइम पे, बहुत सिखाया। आई वॉज नॉट कॉम्पिटिशन, तो उनको लगता था इससे बात करने में दे यूज्ड टू एंजॉय एंड दे यूज्ड टू टॉक, और मैं दोनों कान से सुनता था। तो इसी तरह से 1996 में, दिस वाज इन 1989 जब मैंने ये शुरू की प्रोसेस, 1991 में वो प्रॉपर्टी बेची हमने। फिर 3-4 साल मैं इंडस्ट्री में मैंने 2 फैक्ट्री सेटअप की, एक इजमिर टर्की में एक जगह है इजमिर, वहां पे, और वहां से हम पूरे अफ्रीका और यूरोप को बाइक्स बेचते थे। और एक दूसरी छोटी सी फैक्ट्री ईरान में सेटअप की। लेकिन ये सारा एवरीथिंग केम टू अ क्लोज इन 1996, और तभी जाके 14 अप्रैल, जो हमारा 25वां साल अब शुरू होगा, 14 अप्रैल को हमने हमारी पहली बिल्डिंग की लॉन्च की। मैं आपको ये बताता हूं कि हाउ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आर। जैसे शांतिलाल जी ने आज इतनी मेरी प्रशंसा की, तब भी मुझे याद है मुंबई में, आपको पता होगा या नहीं, बट मंडप लगते थे। जब साइट शुरू करनी हो तो मंडप लगते थे। मंडप में ब्रोशर बनता था, ब्रोशर जैसे बना के एक साइड में रखते थे, खाना पीना रखते थे, और लोगों को बुलाया जाता था। ये लोगों में फिर कोई ब्रोकर्स आते थे, कोई एक्चुअल परचेसर्स आते थे, जैसा भी होता था। ये मुंबई का एक माहौल हुआ करता था। तो मैंने तभी ऐसे देखा था कि 3-4 इनॉग्रेशन में मैं भी गया था, तो मैंने देखा था बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं। तो मैंने अपने एक मित्र को, जो आज भी BMW के डीलर हैं, उनको फोन करके बोला कि भैया आपको तो आना पड़ेगा, और आप आओ ना आओ, आपकी गाड़ी को जरूर भेज देना। तो उन्होंने उनकी गाड़ी भेज दी थी। और आप ऐसा सोचो, तभी भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बड़ी गाड़ी, और वो भी BMW की नई गाड़ी, उस जमाने में काफी ऐसे आंख में आती थी। तो उन्होंने एक नहीं 2-2 गाड़ी भेज दी मेरे लिए कि बेटा तू ले जा, ये 2-2 गाड़ी तेरे पास रख। और फिर वो दिन तो वो दोनों गाड़ी बाहर पार्क करके जो ऐसे करना पड़ता है टू शो द इम्प्रेशन ऑफ साइज, वो सब हमने किया। लेकिन मैं आपको एक बता सकता हूं, वो टाइम पे चेयरमैन टू वॉचमैन जिसको कहते हैं, हमारी पूरी टीम 4 लोगों की थी। वो 4 लोग ही सब कुछ करते थे, फ्रॉम ट्राइंग टू मींस, वो दिन जब कस्टमर्स आने वाले थे या ब्रोकर्स आने वाले थे, मैंने मेरे घर के सभी सदस्य, मेरे कजिन्स, मेरे छोटे भाई, सबको मैंने बता दिया था कि भाई इस तरह से आप ब्रोशर खोलोगे। वो एक प्रोसेस मैंने सेटअप कर दिया था एक दिन पहले। और मैंने बोला इस तरह से ब्रोकर आएगा, आप उसका नाम यहाँ पे लिखोगे, उसका नंबर लिखोगे, आप उससे समझोगे उसकी एड्रेस क्या है। वो जमाने कार्ड्स आते थे छोटे छोटे, वो कार्ड्स लेके आप रोलोडेक्स में डालोगे, आपने उससे क्या बात की उसको परफेक्टली नोट डाउन करोगे। सो बेसिकली मेरा ये बोलना था कि फर्स्ट डे हमने एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से ही काम चालू किया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब बिना प्रोसेस के थे, बट वी स्टार्टेड व्हाट, जो हमको लगा कि एक प्रोसेस बहुत बहुत जरूरी है। और वो नेक्स्ट डे मैंने सारे के सारे ब्रोकर्स को खुद ही फोन करना चालू कर दिया, थैंक यू आप आए, क्या लगा आपको, कैसे लगा। बट आपको एक बात बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था, विच इज, वो कहते हैं ना, सब कुछ आप जो करते हो आपकी वजह से नहीं होता, आपके आजू बाजू लोगों की वजह से होता है। तो जो एक गुडविल था हमारी फैमिली का, प्लस मुंबई में पारसियों का नाम काफी ऐसे अच्छा है आज भी, बट उस जमाने में पारसियों के बारे में बहुत अच्छा फेथ हुआ करता था। मुंबई के डेवलपर्सों के बारे में लोगों को इतना फेथ हुआ नहीं करता था, बट पारसी अगर बोले तो दे यूज्ड टू बिलीव, और ये सारी चीजें ब्रोकर मुझे बताते थे। सो आई टेल यू कि बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे फ्रेंड्स रखना, अच्छी अपनी गुडविल बनाना, आप जिससे भी मिलते हो उस पर अच्छा आपका इंप्रेशन पड़े, ये रखना। और आपकी जबान की कीमत, जो
मैं मानता हूं आपके पूर्वजों ने, हमारे ग्रैंडफादर से के जमाने से बोलते आए होंगे, लेकिन आपने एक बार किसी को जबान दी या किसी को कुछ बता दिया, और स्पेशली अगर वो आदमी आपका कस्टमर हो, और आपका कस्टमर यानी आपके यहाँ काम करने वाला आदमी आपका कस्टमर है, आपका इंटरनल सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर आपका कस्टमर है, आपका कस्टमर आपका यानी हर कोई आपका कस्टमर है, उसके सामने आप एक बार अपनी इज्जत, अपनी जबान बनाए रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मालूम होगा उस जमाने में कैश काफी हुआ करता था हमारे बिजनेस में, और लोग जब आपके पास आके कैश छोड़ के जाते हैं और उसके सामने लेट्स से एक छोटी सी येलो पर्ची जिसपे आप छोटा सा नंबर लिखते हो, कोई अगर 50,000 दे तो आप सिर्फ 50 लिखते हो, और उधर एक छोटी सी एक इनिशियल करते हो, लेकिन उस पे भरोसा करके आपके पास पैसा छोड़ के जाते थे, उनको हमने कभी लेट डाउन नहीं किया। सो बेसिकली वन थिंग जो रियल एस्टेट में है या कोई भी बिजनेस में, आज की तारीख में आप कोई भी बिजनेस देख लो, ब्रांड्स क्यों सर्वाइव होते हैं, क्यों जाके लोग मारुति लेते हैं या मर्सिडीज लेते हैं, दोनों उतनी ही चलती है, बट क्यों जाके वो ब्रांड लेते हैं, बिकॉज ऑफ द ब्रांड प्रॉमिस। तो हमने तब से डिसाइड कर दिया था ब्रांड का एक प्रॉमिस होगा, और हमारी पहली प्रॉमिस हमारे कस्टमर्सों को थी, जो शायद काफी ब्रेव प्रॉमिस थी, कि हम 2 साल में बिल्डिंग पूरी करेंगे। 9 माला, 2 विंग्स, 9 फ्लोर्स एक साइड पे, 10 फ्लोर्स एक साइड पे, हमने कह दिया हम 2 साल में पूरी करेंगे, और सब ब्रोकर्स ने कहा ठीक है 2 साल बोल रहे हैं, 5 साल में तो पूरी हो ही जाएगी, बिल्डिंग है, होता है। बट मुझे अभी भी याद है, पहले दिन से वापस वही बार चार्ट बनाया हमने, पहले ये प्रोसेस, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और अगर हम कहीं पीछे पड़ते थे, इफ वी वर स्लो, तो तभी उस जमाने में इतनी सारी एनवायरमेंट पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स हुआ नहीं करती थी, तो डे एंड नाइट खींचते थे। और उस जमाने में हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो था काफी अच्छा आदमी था, वो भी नाइट एंड डे खींचता था, और मैं उसको बोलता था कि भाई नाइट काम करने का यानी एक्सेस आवर्स, तभी तो आई थिंक 9 से लेके 6 बजे तक सब बंद हो जाता था, तो 7 से लेके 10 बजे तक काम खींचने का मैं उसको ओवर टाइम देता था। मैंने पैसे की परवाह नहीं की, मैंने ये कहा कि बस पहली बिल्डिंग है, अपनी पूरी इज्जत इस पे लगी हुई है, मैं इस लाइन का हूं नहीं, फिर भी चल के मुझे इस लाइन में कुछ करना है, तो मैं ये पहली बिल्डिंग जो है वो 2 साल के अंदर अंदर कोई भी हिसाब से बना के रखूंगा। और दूसरी चीज जो हमने की, जो ब्रोशर पे, जो आज भी आके आप वो बिल्डिंग देख सकते हो, जो ब्रोशर पे बना के रखा था, बस सेम टू सेम कलर, सेम टू सेम एलिवेशन, सेम टू सेम साइज, कोई भी चीज चेंज नहीं की, कहीं पे भी कोई जिसको बोलते हैं ना कर कसर नहीं की। और वो पहली बिल्डिंग में शायद हम कुछ कमाए ही नहीं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि वो पहली बिल्डिंग जो 54 अपार्टमेंट्स की थी, उसके बाद हमने जो सेकंड, इमीडिएटली उसके बाद जो लॉन्च की, वो 1000 घरों की एक प्रोजेक्ट हो गई थी। 1000 होम्स, फ्रॉम 54 स्ट्रेट टू 1000 होम्स, और वो 1000 होम्स was broken up into 200 की एक बिल्डिंग, 250 की एक बिल्डिंग, 400 की एक बिल्डिंग, ऐसे करके अलग अलग बिल्डिंग। बट हमने पूरी स्कीम एक साथ अनाउंस की, और हमारे पास जो बुकिंग आए, उसको बोल सकते हैं इट वाज, आपको याद होगा तभी मंदी चल रही थी, बट जो बुकिंग आए, मैं बोलता हूं आपको, ऐसे लगता था कि सब लोग दिल खोल खोल के आ गए, बिकॉज 2 चीज, एक तो हमने जो कहा वो पूरा किया, दूसरा हमने कहीं पे किसी कस्टमर से भाई साहब आप ज्यादा लाओ, कम लाओ, ये हो गया, वो हो गया, कोई तकलीफ बताई नहीं, और हमने हमारा काम कर दिया। और उसी समय में आपको ये भी पता होगा, आई डोंट नो, कि ब्रोकर्सों के बीच में बहुत सारी राइवलरी चलती थी, तो मैंने सारे ब्रोकर्स जो हमारे साइट पे काम करते थे, उनको ये कह दिया कि हमारी अभी 1000 घर की लॉन्च हो रही है, आप सबके लिए बहुत मिलेगा, लेकिन अगर आप एक दूसरे से झगड़ा करोगे और कस्टमर कहीं और चले जाएगा, तो वो दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। तो मैंने वो 30 या 32 ब्रोकरों की एक छोटी सी संगठना बनाई, जैसे हमारी क्रेडाई है वैसे हमने उनकी एक छोटी सी संगठना बनाई, और हमने कहा कि देखो अगर आप इतने इतने घर बेचते हो एज अ फुल कंबाइंड 32 ऑफ यू, तो हम आपको एक इंसेंटिव देंगे, एडिशनल इंसेंटिव, छोटी सी इंसेंटिव बट देंगे, यानी कहीं पे खाना खिलाएंगे या जो भी करेंगे, आप आपकी कोई पार्टी पिकनिक होगी उसमें स्पॉन्सर करेंगे वगैरह। इट वर्क ट्रिमेंडसली वेल। संगठन का पावर जो था वो तब से मुझे महसूस हुआ है। ये जो क्रेडाई अपनी बॉडी है उसका पावर शायद बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 32 ब्रोकरों के साथ जो संगठन का पावर मुझे पता चला वो बहुत भारी था। और तभी चल के बहुत सारी हमको एटलीस्ट मुंबई में इंटरफेरेंस आती थी, लोकल कॉर्पोरेटर आप बोलो या जो भी होगा, तो और तभी थोड़ा बहुत
जिसको मुंबई भाषा में भाईगिरी बोलते हैं, वो छोटे छोटे स्ट्रीट साइड रफियंस जो होते हैं, वो सारे बहुत होते थे। बिकॉज ऑफ द, क्या बोलते हैं उसको, एक संगठन जो हमारे सप्लायर्स थे, हमारे ब्रोकर्स थे, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इनको इतना मैंने साथ में लेके चला कि वो मेरी ढाल बन गए थे, सबके सब मेरी ढाल थे। यू अंडरस्टैंड, एवरीवन वाज लाइक अ चाइना वॉल। कोई किसी ने मेरे को ऐसे इतनी भी तकलीफ आने नहीं दी। मैं शायद कुछ भूल रहा हूं, बट मुझे जहां तक याद है मुझे कोई तकलीफ आई नहीं। लोग बोलते थे भाईगिरी, लोग बोलते थे तकलीफ, मुझे कोई तकलीफ आई नहीं। मुझे तो ऐसे लगता था कि बस ये क्या बात कर रहे हैं ये सब। तो बहुत सालों के बाद मुझे पता चलने लगा कि बस ये आदमी का इसके साथ कनेक्शन था, उसके लिए वो मेरे पास कभी आया नहीं मांगने के लिए या हैरान करने के लिए, जो भी था बेसिकली। दूसरा, हमारे सारे सप्लायर को हमने एक ही चीज बोली थी, और हमारे यहाँ एक तभी कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमारा सुपरवाइजर हुआ करता था। हमने उसको इंसेंटिवाइज इस तरह से किया था कि आप, मैं होंडा की बुक पढ़ता था, सोकोहीरो होंडा की, वो ऑलवेज कहा करते थे कि अगर आपकी मटेरियल में डिफेक्ट आवे या आपके प्रोसेस में डिफेक्ट आवे तो आपकी मोटरसाइकिल में या गाड़ी में डिफेक्ट आएगी। आई ऑलवेज फॉलो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो मैं अपने लोगों को इंसेंटिवाइज इस तरह से करता था कि देखो, आप अगर बुरा एक भी गाड़ी सैंड लोगे, एक ओनली वन व्हीकल सैंड आप बुरा लोगे तो आपको तकलीफ आएगी, मींस हमको तकलीफ आएगी। तो मुझे याद है तभी सैंड की थोड़ी बहुत मारामारी हुआ करती थी, लेकिन शाम को एक दिन 7:30 बजे जब मैं साइट पे नहीं था, एक सैंड की ट्रक आई, और वो सैंड की ट्रक एकदम हॉरिबल मटेरियल थी। इट वाज क्ले, इट वाज वेरी बैड। वो जो हमारा सप्लायर था, उसने मेरे आदमी को ब्राइब करने की ट्राई की। उसने कहा यार ले ले, अभी रात के टाइम ये गाड़ी कहाँ ले जाऊंगा, चल आधे भाव में दे देता हूं तेरे को, और तेरे को भी कुछ पैसा दे देता हूं। तो उसने तो ना कह दिया, और नेक्स्ट डे मुझे बताया भी, तो मैंने वो आदमी को बुलाया, मैंने बोला भाई तू अच्छा आदमी है, शायद तुझे ऐसे लगा कि मेरा आदमी ले लेगा, शायद वो ले भी लेता सैंड, और मुझे पता भी नहीं चलता, बट अब मुझे पता चला है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज के बाद कभी भी मेरे से रुपया ज्यादा ले, लेकिन मेरे यहाँ मटेरियल खराब नहीं भेजना। इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बेनिफिट जो हुई मेरे को, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो आदमी पूरे गांव में बोलने लगा कि भैया ये कैसी कंपनी है, मैं आधे भाव में उसके आदमी को उस समय पे सैंड डाल रहा था, वो सैंड कहीं पे भी वापर सकता था, उसने वापरी नहीं। उसके सेठ को बोला, उस सेठ मेरे से नाराज हुआ नहीं, उसने आके मुझे बेनिफिट्स ऑफ डूइंग राइट बिजनेस समझाया कि भाई आप सही तरह से काम करो, आपको बहुत बिजनेस देंगे। मेरे मन में कभी छोटा काम करने का था ही नहीं। मैं ऑलवेज समझता था मैं एक नहीं, मैं बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाऊंगा, मैं एक नहीं बहुत सारे लेआउट्स बनाऊंगा। तो मैं उसको बोलने लगा कि भैया तेरे को जो अच्छी सप्लाई कर, मैं तो ये एक संगठन बना रहा हूं, आई वांट टू क्रिएट अ टीम ऑफ पीपल, तो उस टीम में तू शामिल होगा, और मैं जब 100 बिल्डिंग बनाऊंगा तू मेरा सप्लायर होगा। तो वो आदमी ने इतनी हमारी प्रशंसा की कि भैया ये एक भी गाड़ी सैंड जो थोड़ा भी 19-20 हो लेते नहीं है, तो ये कैसी क्वालिटी बनाएंगे। एंड आई टेल यू, ही बिकेम वन ऑफ माय गुड ब्रोकर्स। वो जा जाके हमारे लिए कस्टमर ले आता था, और वो एक तरह से बोलते हैं ना, साइड पे खड़े होकर बोलता था मेरी गारंटी, यहाँ पे आपको जो बोला है बस वही मिलेगा। वो जो मेरी गारंटी कहने वाला आदमी, जो आपको बायर्स ला सकता है, या जो आपको सपोर्ट ला सकता है, या जो आपको एक पावर ला सकता है, उसको आप कभी भी अंडर वैल्यू नहीं करना। आप याद रखो, कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, हम ऑनलाइन सेल्स करें, लास्ट में आप देखोगे तो जो कस्टमर आता है वो आपके उस ब्रोकर को एक बार तो ऐसे टच करके बोलता है भैया तेरे तूने सब बराबर देखा है ना, तो बोलता है हाँ मैंने देखा है, सब बराबर है। ये आज तक हमारे इंडियन कल्चर में आदमी आदमी पे बहुत भरोसा करता है, और उस आदमी का भरोसा नहीं तोड़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस आदमी का अगर भरोसा नहीं टूटता है तो आप एक को बोलते हो, वो 4 को बोलता है, वो 4 40 को बोलता है, ऐसे आपकी प्रशंसा बढ़ती जाती है। तो ये शॉर्ट में हमारी स्टार्ट थी, और हमने जो जो किया तब वो मैंने आपको बताया। एक और हमने मार्केटिंग के इनिशिएटिव से बहुत एक अच्छा काम किया था। हमने हमारी जो साइट थी वो बोरिवली एक स्टेशन है, वहां से थोड़ी दूर थी। लोगों को शायद तभी पता नहीं था ये एरिया क्या है क्या नहीं, जैसे होता है कोई नया एरिया। तो हमने एक दिन उस एरिया के सारे रिक्शा ड्राइवर्स को बुला के एक छोटा सा
जिसको कहते हैं ना, वहां के जो रिक्शा के बड़े बड़े लोग थे, यूनियन वाले थे या जो भी थे, उनको बुला के हमने एक इंसेंटिव कर दिया। हमने कहा जो आदमी हमारे साइट से, जो रिक्शा से आएगा, हमारा वॉचमैन उसका नंबर लिख लेगा और एक एक रिक्शा वाले को 5 रुपया, तभी एक पूरी राइड का 10 रुपया हुआ करता था, जो कस्टमर से लेता था उसके सामने 5 रुपया देगा। क्योंकि हमारी साइट थोड़ी अंदर थी, वो आने को नहीं करते थे कि वापस जाने के लिए कोई भाड़ा मिलता नहीं है, तो हमने बोला 5-5 रुपया। तो आई स्टिल रिमेम्बर, वो इतनी ब्यूटीफुल चली, क्योंकि अगर कोई आके सिर्फ रुस्तम जी बोले तो बोलते बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो, लेके जाता हूं आपको, वो पूछता भी नहीं था। तो कस्टमर के मन में क्या होता था, जो कस्टमर आता था शायद कांदिवली, मलाड, अंधेरी से, जो हमारी नेक्स्ट स्टेशन है, वहां से उतर के वो रुस्तम जी बोले तो सब रिक्शा वाले झगड़ा करते थे, मेरी गाड़ी में बैठ, मैं तेरे को दिखाता हूँ, चल चल चल। तो इट वर्क सो ब्यूटिफुली। तो अगेन सेम थिंग, पावर ऑफ द पीपल, आप लोगों को साथ में रखो। मैं हर्ष मरीवाला जी से जब बात करता हूं, मेरे को बोलते हैं कंपनी बड़ी नहीं होती, उसके लोग उसको बड़ा करते हैं। आपके लोगों को आपके साथ रखो, उनको इतनी पावर दो कि वो उनके लोगों को आप अपने साथ रखे। पुराने जमाने के राजा थे, वो अकेले राजा नहीं थे। आज भी राजनीति में एक अकेला आदमी कुछ नहीं करता, लेकिन उसके आजू बाजू लोगों को वो बढ़ाता है, तब जाके उसके पीछे पूरी एक पावर आती है। सो आई बिलीव इन द पावर ऑफ द पीपल। लोगों की जो पावर होती है वो बहुत भारी होती है। ये अपनी अपनी संगठन जो है, अपना क्रेडाई जो है, इसको आप फैमिली मान के चलो, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। गीतांबर ने मुझे सिखाया कि ये पावर जो जो है उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई जवाब नहीं है। और मैं आपको ये बिल्कुल दिल से कह सकता हूं कि द पावर ऑफ द पीपल इज द नंबर वन थिंग। लोग आपके पास आते हैं लोगों के जरिए, टेक्नोलॉजी ये वो इज जस्ट इंफॉर्मेशन, उसके आगे सिर्फ लोग होते हैं। फिर मैं एमबीए कुछ किया नहीं था, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, गॉडफादर। और वो गॉडफादर में एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी जिसमें एक बहुत बड़ा एक्टर गॉडफादर के पास आता है और बोलता है मेरी जिंदगी नष्ट हो गई, ये डायरेक्टर जो है ये मुझे बहुत बड़ा काम दे सकता है। स्टोरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आई टेल यू द पावर ऑफ फ्रेंड्स। तो वो बोला कि बस गॉडफादर मैं मर गया, मैं खत्म हो गया। गॉडफादर यानी वहां का भाई था। और गॉडफादर मैं तो खत्म हो गया, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मेरी ये दशा है, यू नो आई एम सफरिंग। तो उसको गॉडफादर ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा। उसने बोला तू जब तेरी चढ़ती आ रही थी तब तूने किसी को मदद की? बोला नहीं गॉडफादर, मैं अपने ही काम में इतना सब ये हो गया था, मैंने किसी को मदद नहीं की। अच्छा कोई तो ऐसा होगा जो तुझे सपोर्ट करना चाहे? बोलता है नहीं गॉडफादर, ये जो जर्नी थी ना हमारी, उसमें बहुत कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़े होते थे, तो मैं तो लोगों पे पैर डाल डाल के चढ़ा हूं ऊपर। तो he made one statement. He said, if you do not make friends on your way up, there is nobody to hold you on your way down. So what that told me at that point of time, and I consider Godfather जो बुक है मारियो पूजो की, वो आज तक मेरे बेड साइड पे रहती है और कभी कभी मैं 3-4 उसके पन्ने पढ़ लिया करता हूँ। That is my ultimate MBA, because Godfather realized, or rather Godfather is the book that made me realize कि people are your most important asset, and I cannot tell you enough and more कि people are your most important asset. Build friends. इसी लाइन में मैं आपको 2 और एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं। मीन्स मेरा ये बोलना ये है कि आपके पास अगर कोई अच्छी यंत्र आवे, कोई अच्छा स्कीम आवे, कोई अच्छी आइडिया आवे, तो ये प्लीज अपने आप के लिए मत रखो, ये पूरे गांव में बांटो, प्लीज शेयर। जैसे फुरडे जी ने बताया, एक दूसरे के साथ हम आज यहाँ पे शेयरिंग करने आए हैं। 104 सेशंस होंगे जहां पे लोग अपनी स्टोरी बताएंगे, जहां से हम सब सीख सकते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली वो 104 को छोड़ के आप भी एक इंस्टीट्यूशन हो अपने आप में, आपकी एक्सपीरियंस भी काफी है। आप इसके बारे में बात कीजिए, आप इसके बारे में लोगों को बताइए। कोई मिस्टेक करता है तो उसको सामने से बोलिए। और इसके लिए 2 एग्जांपल देता हूं आपको। जापान ने जर्मनी और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था ऑटोमोबाइल ग्रोथ में। ऑटोमोबाइल्स में किसने टोयोटा का नाम सुना था, किसने होंडा का नाम सुना था, किसने निसान का नाम सुना था? लेकिन ये सारी कंपनियां ऐसे बढ़ गई और वो जर्मन BMW, मर्सिडीज, ऑडी एक दूसरे से झगड़ा करते थे। ये जापानीज गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी गिफ्ट है उनकी इंडस्ट्री को। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आती है एवरी ईयर, एनी पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, यानी आपने कोई लेट्स से कोई नई सिस्टम निकाली जिससे पेट्रोल बचता हो या जिससे
गाड़ी अच्छी चलती हो या सस्पेंशन अच्छा चलता हो, तो ये टेक्नोलॉजी आप ओपन सोर्स रखेंगे सबके लिए। एक बार वो टेक्नोलॉजी सब गाड़ियों के साथ शेयर करेंगे जो जापानीज गाड़ी है, और वो एक बार शेयर करने के बाद इंडिविजुअली आपको जितनी उस पर बढ़ोतरी, अच्छाई, ये वो करनी है, वो आप करोगे। द कॉन्सेप्ट वाज दिस कि आप टोयोटा नहीं बेच रहे हो, आप जापान की गाड़ी बेच रहे हो। इट इज जापान यू आर सेलिंग। इसमें फ्रेंड्स मेरे को आपको सबको ये बताना है, द रीजन फॉर दिस स्टोरी इज कि अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें और रियल एस्टेट इंडस्ट्री का नाम सुधारें, एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक इन्वेस्टेबल एसेट बनाएं, तो प्लीज आप मेरे से लिखित में ले लीजिए। पूरी जिंदगी आप काम करते रहो, दोनों हाथों से पैसा बनाते रहोगे, आपको कभी कोई तकलीफ आएगी नहीं। हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इन सम ऑफ अस, हम क्या करते हैं, नहीं मेरी चीज उससे तो बेटर है भाई। हमने थाना में ये एक एक्सपेरिमेंट किया था। थाना में एक जमाने में हमने जितने हमारे थाना के डेवलपर्स थे उनसे ये कहा था कि ऑल क्रेडाई एमसीएचआई डेवलपर्स ऑफ थाना, हमने कहा आप हर एड में थाना की प्रशंसा कुछ ना कुछ कीजिए। आपका अगर क्वार्टर पेज ऐड है तो उसमें 100 सीसी 200 सीसी थाना की लेक्स, थाना की माउंटेन, थाना की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पॉइंट आपके मन में आवे आप डाल दो उधर, बट थाना, सेल द कॉन्सेप्ट ऑफ थाना। उस जमाने से हमारी थाना की मार्केट जो टेक ऑफ हुई है, मैं आपको बता सकता हूं एकदम, आप भी चेक कर सकते हो। थाना एंड मुंबई मार्केट्स आर एट पार एंड थाना इज अ न्यू लोकेशन। आप लोग अगर इंडस्ट्री एज अ रियल एस्टेट इज अ ग्रेट इन्वेस्टेबल एसेट, अगर हर कोई बोलना चालू कर दे, और रियल एस्टेट के कितने फैसेट्स है उसमें भी मैं बताऊंगा, बट रियल एस्टेट के बारे में बोलना चालू करे, भाई आपको कोटवाल जी से लेना है, आपको शंकर जी से लेना है, आपको कनेरिया जी से लेना है, आपको फुलडे जी जिससे भी लेना है, रियल एस्टेट लो। ये क्या शेयर बॉन्ड ये वो करते हो, उसमें कोई फायदा है ही नहीं, ये रियल एसेट है। अगर हर कोई हम ऐसा बोलना चालू करें तो आप ऐसा समझो, मोर एंड मोर बायर्स विल स्टार्ट कमिंग टू दिस मार्केट, and this is your true power. More and more money will start coming to this market and that is your true power. आप शायद आज 10 पैसा मींस किसी और से कम लोगे, बट आपकी इंडस्ट्री इतनी बढ़ेगी, जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, मेक द पाई बिग, डोंट ट्राई एंड टेक अ लार्जर पार्ट ऑफ स्मॉल पाई। मैं इस कुएं का बड़ा मेंढक नहीं बनना चाहता, मैं ये पूरे समुद्र का एक बड़ा एक मछली बनना चाहता हूं, ताकि आई हैव अ लार्जर पाई। द अदर छोटी सी स्टोरी है जो शायद आप लोगों को ज्यादा हैप्पीली समझ आएगी। एक फार्मर था, उसके खेत में बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट फल हुआ करते थे। तो उसको किसी शहरी ने पूछा, आप कैसे करते हो, क्या करते हो? नहीं, मैं आता हूं देखने के लिए आपके फार्म पे। तो उसने देखा उसकी जो सीड्स थी या उसकी जो मैन्योर वो बनाता था, वो अपने फार्म में तो डालता ही था, लेकिन आजू बाजू जितने लोग थे सब में बांटता था। तो उसने बोला, तू पागल है, तू ये कर रहा है, अगर तू खाली तेरा ही फार्म करे तो उसमें उत्पादन होगी, तेरे फ्रूट फल की भाव बढ़ेगी, ये वो बोला, देख भाई, फ्रूट जो बनते हैं वो पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है, जहां पे पक्षी या बीज या जो भी है वो यहाँ वहां से लेके आते हैं। वो बोला, अगर मेरे आजू बाजू के फार्म्स में प्रोडक्ट बराबर नहीं होगा तो आज नहीं तो कल मेरे फार्म का भी प्रोडक्ट कम होना चालू हो जाएगा। इट इज द सेम। आप आज देखो, एनी कंट्री टू बी सक्सेसफुल, अपने को अपने सारे सराउंडिंग कंट्रीज को भी सेफ या हैप्पी रखना पड़ता है। आप देख लो आपके ही लाइव्स में, अगर आपको आपके घर में कोई आपका हेल्प रहता है तो उसकी भी लाइफ सुधारनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसकी लाइफ खराब होगी तो वो दो जगह जाके आपके बारे में बुरा बोलेगा या कुछ बोलेगा, और आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसकी तकलीफ आ सकती है। सो दीज आर द ट्रू स्टोरीज, रियल स्टोरीज जो मैं बोल सकता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई होप आई हैव टाइम, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रियल एस्टेट जो है वो तकलीफों से खारिज नहीं है। बहुत तकलीफें आती है हमारी इंडस्ट्री में, बट मैंने एक देखा है, जितनी तकलीफ आती है कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के जाती है, कुछ ना कुछ अपना एक लेसन दे के जाती है। तो इसमें मैं बहुत सालों पहले एक बहुत मेरे लिए वो एक तरह के गुरु थे, एडवाइजर से मिला, जो उनका नाम था सर गुलाम नून। उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी लंदन में शुरू की थी जिसका नाम था नून प्रोडक्ट्स। उन्होंने वो उनके ही लाइफ टाइम में 110 मिलियन पाउंड्स में सेंसबरीज को बेच दी थी। तो उनकी लाइफ स्टोरी में एक बहुत बड़ी तकलीफ आई थी। एंड व्हेन ही हैड गॉन फ्रॉम इंडिया, वो बोलते थे कि जैसे वो जमाने में होता होगा, $100 या 50 पाउंड या जो भी लेके गए थे,
तो उन्होंने कड़ी मेहनत करके, जिसका कोई देयर इज नो सेकंड दिस फॉर हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करके अच्छा सा एक चेन ऑफ क्या बोलते हैं नून प्रोडक्ट्स की दुकानें बनाई थी। उनको करी किंग कहा जाता है, करी किंग। इंडियन करी वाज वेरी, बहुत स्वादिष्ट होता है, तो उसके पीछे बहुत सारे यूरोपियन लोग टेस्टी टेस्ट के हिसाब से जाते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी की थी, जो लेट्स पुट इट दिस वे, उस जमाने में उनकी शायद एबिलिटी फाइनेंस की इतनी थी नहीं, बट उन्होंने शुरू की थी और वहां के लोगों ने जाके उनको पैसा दिया होगा, लाइक हमारे बिजनेस में होता है, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई इन्वेस्टर्स, ये वो पैसा देके जाता है। तो उन्होंने ये स्टोरी उनकी बताई। वो बोले कि कल सवेरे इनॉग्रेशन होने वाली थी फैक्ट्री की, और मैंने बहुत सारा उसमें लोगों का पैसा, मेरा पैसा सब लगा दिया था। तो और वही रात को उनको कहीं से फोन आया कि आपकी फैक्ट्री जल रही है। वो साइट पे पहुंचे, देखा कि पूरी फैक्ट्री डाउन टू डस्ट आ गई है, जीरो, खत्म हो गई है। तो और कोई होता तो शायद हिल जाता, रोने शुरू करता। वो घर पे गए, नहाए धोए, आए वापस। सवेरे वहां पे एक बोर्ड लगा दिया, क्योंकि सवेरे तक सबको खबर पड़ गई थी कि मेरे पैसे गए। उन्होंने एक बोर्ड लगाया साइट पे, और बोर्ड पे लिखा था, फैक्ट्री जल गई, मैं नहीं मरा, यहां पे वापस नेक्स्ट साल इससे बड़ी फैक्ट्री मैं खड़ी करूंगा, आप सबका सूद समेत पैसा वापस करूंगा। ये ताकत जो उन्होंने दिखाई वो दिन, वो बोलते हैं उसके बाद जिसने मेरे को $100 दिए थे या 100 पाउंड दिए थे, उसने मुझे 1000 पाउंड दिए। उसने बोला कि मैंने किसी का भरोसा टूटने नहीं दिया। इतनी बड़ी इंसिडेंट होने के बाद मैं स्वयं वहां पे खड़ा रहा और सबको सामने देख के बोला कि भैया तेरे को तेरे पैसे मिलेंगे, आज मत पूछ कैसे मिलेंगे, बट मेरा हौसला है, मेरी नियत है, मैं तुझे देने वाला हूं। दिस वॉज अ वेरी बिग एग्जाम्पल फॉर मी इन माई लाइफ। और मेरे साथ ऐसे हुआ एक प्रोजेक्ट में, जहां पे एक प्रोजेक्ट शुरू करके उसमें टाइटल की इशू आ गई, जैसे होता है हमारे मुंबई में। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, करीबन 500 लोगों को हमने ऑल्टरनेट अकोमोडेशन में रखा था। और तकलीफ आई क्योंकि जो डेवलपर या जो भी था, ही वाज स्लाइटली क्रुकेड आदमी था। उसने उसके सारे कनेक्शंस लगा के हमारी साइट्स बंद करवाई थी, जो भी किया था। तो मैंने एक मीटिंग रखी, और उस मीटिंग में मैंने सारे लीगल पॉइंट्स, एज इफ लॉयर बोल सकता है वैसे मैं बैठ के सारे पॉइंट्स लेके बैठा। मैंने जितने हमारे फ्लैट खरीदार थे और जितने हमारे जो रीडेवलपमेंट पोर्शन के मेंबर्स थे, उनको बाहर, उनके सबके साथ मीटिंग रखी, खाना वाना रखा, सब रखा। और मैंने अपनी बात शुरू की। मैंने बोला देखिए मैं ये किया हूं, ये तकलीफ आई है, ये तकलीफ का ये तोड़ है, उसका ये जवाब है। आप लोग सब एकदम निश्चिंत रहिए, अगर मुझे मेरा घर बेचना पड़े तो मैं घर बेच दूंगा, लेकिन आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। और आप 500 लोगों को, यानी 2000 लोग, क्योंकि एक घर में 4-4, 5-5 लोग होते हैं, 2000 लोगों को मैं घर दे के रहूंगा, ये मेरी आपको प्रॉमिस है, मेरे को जो भी करना पड़े। और उस जमाने में हमने हमारी जितनी और प्रोजेक्ट्स चल रही थी, सबका कैश फ्लो, जितना भी एक्सेस कैश फ्लो था, और वी सोल्ड चीप। हमने कहीं पे कुछ मींस जितनी प्रॉफिट थी वो प्रॉफिट को न देखते हुए वो पैसा लगा के ये प्रोजेक्ट पूरी की। आज भी आप आइए, मेरी वो प्रोजेक्ट आप सबको मैं दिखाऊंगा। और मैंने एक कसम खा ली कि ये प्रोजेक्ट जितनी मुझे तकलीफ दे रही है, उतनी उसको सुंदर बनाऊंगा, उतनी उसमें और क्या बोलते हैं उसको, एक जोश डाल दूंगा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स इन दैट एरिया। और मैं आपको सच्चे दिल से कह सकता हूं, मेरे सारे फ्लैट परचेसर्स ने मेरी बात पे भरोसा करके, एंड दे आर फॉर लाइफ, आई ऑलवेज रिमेंबर, मींस आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम। उन्होंने भरोसा करके, और मुंबई में आप जानते हो लाखों रुपए में बात नहीं चलती, करोड़ों में चली जाती है, करोड़ों रुपए के साथ मुझे सपोर्ट किया, एंड आई एम थैंकफुल टू देम। बट दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि सबको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिला। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर उस जमाने में सोचता कि चल अभी एक प्रोजेक्ट जा रहा है, उसको जाने दे, खड्डे में गया, उसको ताला मार देते हैं, भूल जाते हैं, तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। शायद उस टाइम पे मैं सिर्फ एक ही स्टोरी याद करता था, गुलाम नून की, सब जल गया है बट मैं खड़ा हूं। सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पे मैं वापस आपको बताऊंगा कि क्रेडाई ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली है, जो मैं ऑलवेज प्रमोट करता हूं। एक तो एक जॉइंट बाइंग इनिशिएटिव होती है। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे यहाँ पे जो परचेस मैनेजर है, वो ऑलवेज आके मुझे बोलता है, सर आप हमारा स्टील परचेस का रेट सबको बता देते हो, आपने ये टाइल्स, उसने हमको सिर्फ हमारे लिए वो रेट दी थी, वो किसी और को देना नहीं चाहता। मतलब
तू उसकी बात मानना बंद कर, उसको उल्टा समझा, उसको बोल देख भाई तूने 1000 रुपए का धंधा करना है या 10,000 का करना है, तू हमें दे रहा है जो भाव से वो लोगों को दे, तेरा धंधा योर बिजनेस विल इंक्रीज। हम रॉन्ग पीपल, रादर अपनी इंडस्ट्री के बाहर जो भी है वो अपना भाई नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। वो व्यापारी है, वो उसका धंधा बेटर करेगा। आई एम सजेस्टिंग टू एवरी वन ऑफ यू, प्लीज सपोर्ट ईच अदर। अपनी बाइंग जो होती है, अपनी टेक्नोलॉजी जो होती है, आपको जो चाहिए वो रुस्तम जी को कभी फोन करके पूछ लेना, भैया इसका क्या क्या किया, मैं आपको सामने पूरा चिट्टा पर्चा खोल के दे दूंगा कि देखिए ऐसा ऐसा करना है। द रीजन फॉर दिस इज, हम एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगे, अगर क्रेडाई के माध्यम से हम एक दूसरे की पूरी, एंड वी आर डूइंग अ लॉट एट क्रेडाई, आप सब जानते हो द काइंड ऑफ एफर्ट्स आपके लीडर्स एवरी ईयर पुट इन करते हैं, जितनी जितनी अच्छी अच्छी क्या बोलते हैं लर्निंग्स अपने लिए लेके आते हैं, आप भी इसमें हिस्सा बनो, आप भी इसमें पार्ट बनो। मैं इसके साथ ही अपने विचारों की ये धारणा बंद करता हूं। इसके आगे किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछें और मैं खुले मन से उसका जवाब। फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स मैं सीखा था, और जितने मेरे आजू बाजू डेवलपर्स थे उनसे सीखा, जितने लोगों को मिला, आर्किटेक्ट्स को मिला, मैं दोनों कान से सारी बातें सुनता था। आई यूज्ड टू लिसन, आई यूज्ड टू थिंक, एंड मेरी जो एक्सपीरियंस थी लाइफ की उसके साथ उसको कैसे मैच करना ऐसे सोचता था। मोर इम्पोर्टेंटली नून साहब प्लेड अ बिग रोल इन माय लाइफ। उन्होंने मुझे ये बताया कि तकलीफें जब आती हैं वो आती हैं, बट द पॉइंट ऑफ लाइफ इज टू कीप योरसेल्फ स्ट्रेट एंड नैरो। आप यहाँ वहां अगर खो जाओगे तो खो जाओगे एकदम। और बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, कितना पैसा कमाया कोई आके आपकी बैंक अकाउंट देखता नहीं है, बट आप कितने टाइम से बिजनेस में हो ये सब लोग पूछते हैं। कितने साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए। सो आई ऑलवेज रिमेंबर्ड दीज सिंपल थिंग्स। मैं इंस्पायर बहुत जल्दी हो जाता हूं, मैं पढ़ता कम हूं, लेकिन आई ट्राई टू रीड व्हाट इज राइट, एंड जितनी स्पिरिचुअल इश्यूज होती है उसमें ज्यादा मेरा ध्यान। आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक तो अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपने इंडस्ट्री के सारे मेंबर्सों के साथ में बैठ के चर्चा करनी चाहिए। वी डोंट अलोन, वी आर नोबडी, वी डोंट नो एनीथिंग इन लाइफ। ये लोगों की जॉइंट एफर्ट्स या नॉलेज होती है जो अपने को आगे लेके जाती है। दूसरा, अपनी इंडस्ट्री छोड़ के, तो व्हाट इज माय गुड लक इज, मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से काफी ताल्लुकात रखता हूं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को काफी फॉलो करता हूं। अपनी इंडस्ट्री को छोड़ के बाहर वाली इंडस्ट्री के साथ बैठ के आप बातें करो तो आपको आइडियाज बहुत सारी आएगी। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, देयर इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन रियल एस्टेट जो शुरू होने वाली है। हेल्थ केयर सेंटर्स, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो खुद का पैसा लगा के सेंटर बनाने वाले नहीं है, लेकिन डेवलपर्स लाइक यू एंड मी साथ में आके बड़े बड़े, आई एम नॉट सेइंग हॉस्पिटल्स अलोन, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने की हमारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी है। अब ये आप आपके घर में बैठे या वो उसके घर में बैठे एक दूसरे के साथ जान नहीं सकते, बट व्हेन यू टॉक टू पीपल फ्रॉम योर इंडस्ट्री एंड फ्रॉम आउटसाइड योर इंडस्ट्री, आपको बहुत सारी आइडियाज आएगी। थर्ड इज दैट जब भी हमको तकलीफ आती है, हम तकलीफ में इतना झुल जाते हैं, मीन्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं, मीन्स वी स्टार्ट थिंकिंग ओनली अबाउट द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम के बारे में आप जरूर सोचो, बट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम आपका लॉन्ग टर्म विजन जो है, यानी टू डेवलप लॉन्ग टर्म विजन इन रियल एस्टेट। मैं ऑलवेज सिंगापुर को देखता था, मैं ऑलवेज दुबई को देखता था डेवलप होते हुए। मैं जब भी कहीं लेट से यूरोप जाता था या यूएस जाता था, जो आई हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ डूइंग, मैं जाके देखता था क्या नई चीजें हो रही है। आई हैव स्पेंट, आपको बताने के लिए, जब दुबई पाम्स बन रहे थे तो आई रिमेंबर मैंने आसमान जमीन एक कर दी थी ताकि मैं जाके एक पूरा दिन वो साइट पे खड़ा रहूं। अभी आप सोचो, तभी दुबई जाने का 3-4 दिन हुआ करता था, शॉपिंग वाज अ वेरी बिग थिंग, बट मेरे मन में एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम देयर वाज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन सीइंग हाउ एक पूरी नई डेवलपमेंट हो रही है। और उसके लिए मैंने आसमान जमीन एक कर दी। मैंने जस्ट आई मेड इट अ पॉइंट कि किसी ना किसी तरह से मुझे वहां पे चांस मिले। मैंने उनके सारे लोगों से बात की। आई सैट द फुल डे इन दैट क्या बोलते हैं उसको, कमांड सेंटर जिसको बोलते थे, वो कमांड सेंटर में बैठे बैठे एक एक आइटम, और लास्ट में साइट पे भी गया जहां से वो लोग ड्रेजिंग करके वो सैंड को फेंकते थे, वो साइट पे भी गया। फॉर मी लर्निंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर मी नोइंग वाज, शायद इंडिया में हम कभी भी नहीं कर पाए कि जाके समुद्र में लैंड बनाए, लेकिन इफ आई डिड नॉट लर्न दैट देन आई वुड नॉट नो एनीथिंग। एंड फॉर्चुनेटली मैंने जैसे मैंने बताया, मैंने फ्रेंड्स हर
दुनिया के हर कोने में बना के रखे हैं। When we went to न्यूयॉर्क, जब यहाँ पे मेट्रो की बहुत बात चल रही थी, तो वहां के मेट्रो रेलवे का कमांड सेंटर भी मैंने देखा हुआ था, एंड इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या है, आप समझते कुछ हो, सीखते कुछ हो। एक्सपीरियंस जो होती है ना, वो स्वयं ही आती है, अपने आजू बाजू लोग जो बात करते हैं उससे आती है। आपके माइंड को आप अलाइव रखो, और अगर माइंड इज बर्डन विथ ओनली प्रॉब्लम्स तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। यू हैव टू फ्री अप द स्पेस। जैसे आपके हार्ड ड्राइव को आप फ्री अप करते हो स्पेस, उस तरह से आपको आपका स्पेस फ्री अप करके अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान रखनी चाहिए। और एक इसी के साथ एक पॉइंट बताना चाहता हूं। आप टियर 3 बोले, आई डोंट नो व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, लेकिन आज की तारीख में एनी ऑपरेशनल इशू से मैं पर्सनली मुक्त हूं। आई एम नॉट इन एनी ऑपरेशनल इशू जिसका रोज रोज मुझे अपडेट लेना पड़े। वो काम मैंने मींस राइट पर्संस को लगा के करवा रहा हूं। एंड द रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस इज, अगर मेरा दिन का 3-4 घंटा सिर्फ ऑपरेशंस में चले जाएगा तो आई वोंट हैव टाइम फॉर व्हाट इज माय राइट थिंग टू डू। और इसी के बारे में जेफ बेजोस ने कहा है ऑन अमेज़न के बारे में। उसको पूछा किसी ने, आप डिसीजंस कैसे लेते हो, कितने घंटे आप लेते हो, तो उसने बताया, देखो भाई, मैं जो दर्जे पे हूं वहां पे मुझे 10 डिसीजन दिन के नहीं लेने हैं। मुझे वीक में एक डिसीजन लेना है, महीने में एक डिसीजन लेना है जो काफी फायदेमंद हो। और डे टू डे डिसीजंस मैंने अपने लोगों पे छोड़ रखा है। एंड मैंने बहुत बार देखा है, स्पेशली हम बिल्डर्सों में एक प्रॉब्लम होता है। हम क्या करते हैं कि भाई किसी ने कोई मिस्टेक की तो उसको पूरा कच्चा खा जाते हैं, उसको क्यों किया ऐसा, अक्ल नहीं है। मैं कहता हूं आपको, आप आपके लास्ट 10 साल देख लो, आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं। बस ये हमने की है, उसके लिए हम अपने आप को एक्सक्यूज कर लेते हैं। किसी और ने मिस्टेक की, हमारे एकदम सीईओ जिसको बोलते हैं उसने मिस्टेक की तो हम उसको खा देते हैं। ऐसा नहीं करो। ट्रस्ट पीपल, एम्पावर देम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर वो मिस्टेक करते हैं तो उनको बुला के डबल कॉन्फिडेंस दो। पहले तो समझो उसने मिस्टेक क्यों की, मिस्टेक को कैसे सुधारा जा सकता था। लेकिन वो रूम के बाहर निकले उसके पहले उसको कॉन्फिडेंस दो कि भैया तूने जो किया वो रुस्तम जी के लिए किया, ठीक है, गलती सबसे होती है, जा बिंदास कर। तो उसको एक हौसला बढ़ता है। वो खुद वो ऐसे समझता है, मैं बमन ईरानी हूं, मैं डिसीजन ले रहा हूं, मैं अपने आप जो करूंगा मेरी कंपनी के लिए कर रहा हूं। ये हौसला आप आपके लोगों को दिया करो। बॉस, एवरीबडी अराउंड यू is better than you. You have to believe it. You are only in a position of leadership because of God's grace to you. Respect that position. Allow people to grow. The only way आप grow कर सकते हो is by allowing everyone. मैं आपको 10 बार यही कहूंगा कि आपके आजू जितने लोग हैं वो ग्रो करेंगे तो आप ग्रो होंगे ऑटोमेटिकली। वो हॉट एयर बलून की तरह है, वो राइज होते रहेगा, आपको ऊपर लेते जाते रहेगा। आई होप प्रमोद जी मैंने जवाब दिया। हाय कपिल। सो सर, आपसे बात जब भी होती है, जब दादा से बात होती है फॉर एग्जांपल, हमको एक समझ में आता है कि रेपुटेशन इज एवरीथिंग। आप दोनों की कंपनीज बहुत बड़े हैं, हम भी वो वहां तक जाना चाहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे है कि एक तो रेपुटेशन को कंसिस्टेंसी कैसे लेके आते हो, एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन में छोटे से छोटे आदमी तक आपका कल्चर कैसे इम्बाइब होता है कि वो भी आपके रेपुटेशन मतलब बनाए रखे। I will tell you, Kapil, and very good question actually. And this just one more मेरे साथ आप बीती हुई स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। सहारा श्री ने वो जो पूरा एम्बी वैली बनाने की ठान रखी थी, उस टाइम पे हम, आई वॉज अ वेरी यंग फेलो, तो मुझे बहुत शौक हुआ कि मैं जाके देख के आऊँ। तो जस्ट ऐसे होता है ना, हम पहुंच जाते हैं, इसको 50 रुपया देंगे, उसको 100 रुपया देंगे, हम ये देख लेंगे वो देख लेंगे। तो मैं पहुंच गया वहां पे, और लाइक आई टोल्ड यू, आई ऑलवेज वांट टू गो एंड सी पर्सनली एंड लर्न। तो मैं पहुंच गया वहां पे, तो वो बड़ा एक गेट हुआ करता है, अभी भी एक बहुत बड़ा गेट था, और उस गेट के उस पार जाने के लिए मैंने सिक्योरिटी वाले को पहले 100 रुपया दिया होगा, 500 रुपया दिया होगा, वॉट एवर, 1000 रुपया दिया, उसने गेट खोला ही नहीं। फिर बिल्डर रिसोर्सफुल आदमी होता है, वो मैंने इधर फोन किया, उधर फोन किया, इसको फोन किया, उसको फोन किया, कहीं ना कहीं से उसको मैसेज आ गया कि इसको ये साइट दिखाओ। कपिल, आप शॉक होंगे, सिक्योरिटी ऑफिसर ने उस जमाने में हमारी गाड़ी में बैठ के हमको सारे रास्ते दिखाए, क्या कहां पे बनने वाला है वो दिखाया। उसने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, मैं आपको बोलता हूं आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसे लगा टॉप मोस्ट सेल्स आदमी बात कर रहा है। साहब, हम यहाँ पे लेक बना रहे हैं, लेक का पानी यहाँ से आएगा, वो इतना पानी होगा, उसकी 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 क्या बोलते हैं, सप्लाई इस तरह से होगी, हमारी पूरी ड्रेनेज लाइन इधर है, ये पहाड़ को हम इस तरह से करने वाले, यहाँ पे शैले। मींस यू हैव टू बिलीव मी कपिल, जब मैं आपको बोलता हूँ
He was a better salesman than most other people. तो मैंने उससे सवाल करना चालू किया, एंड आपको अगर सहारा की स्टोरी पता होगी तो सब लोग सहारा प्रणाम, सहारा प्रणाम, दे बिलीव इन सहारा श्री, जो इसको धर्म बोलते हैं ना, धर्म की तरह उसमें मानते हैं। वो उनका लीडर था, लीडर है, और वो लीडर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो कंपनी का कल्चर ऐसा था कि इवन डाउन टू द लास्ट जो वॉचमैन था, ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। तो पुराने जमाने में एक स्टोरी हुआ करती थी जिसमें 3 आदमी वो एक बहुत बड़ा वो चर्च यूरोप में बना रहे थे। तो पहले वाले को जाके आर्किटेक्ट ने पूछा, तू क्या बना रहा है? बोलता कुछ नहीं, देख भाई, ये ईंट यहाँ से लेके यहाँ पे लगा रहा हूँ, उसके ऊपर थापी मार रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। दूसरे वाले को पूछा तो उसने बोला, देख भाई, ये पूरी दीवार खड़ा करने का काम दिया गया है, वो दीवार खड़ा करने का काम कर रहा हूँ। वो तीसरे आदमी ने कहा, उसको पूछा आर्किटेक्ट ने, भाई तू क्या बना रहा है? उसने कहा, देखो भाई, ये दीवार बन रही है, दीवार के आगे एक पूरा छत बनेगा, उधर ऐसी बनेगी, उसके ऊपर फ्रेस्को बनेंगे, ऐसा पेंटिंग होगा। तो वो उस लेवल तक गया ताकि आर्किटेक्ट को भी एक मजा आ गया कि बॉस, ये आदमी को सब मालूम है। You should find people who have the right attitude and train for skill. Always जब हम हायर करते हैं तो मैं तो आदमी का एटीट्यूड देखता हूँ, ये सीखना चाहता है या जिंदगी से संतुष्ट आदमी है, जिसमें भूख होनी चाहिए, एक चतुराई होनी चाहिए, एक डिजायर टू लर्न होनी चाहिए। वो आदमी को मैं पकड़ के ऐसे सीने से लगा देता हूँ, और फिर उसको जो ट्रेनिंग देनी होती है वो हम दे देते हैं, बिकॉज अ मैन हु वांट्स टू लर्न कैन लर्न एनीथिंग। सो माय पॉइंट हियर इज दैट सहारा स्टोरी टॉट मी, और मैं वापस आके अपने लोगों को बोलते रहा कि अपने, और मैंने उसको तभी कपिल, आई स्वेयर, उसको शायद जाते जाते 2-5 हजार रुपया दिया, उसने नहीं लिया, उसने सिर्फ सहारा प्रणाम कर दिया, सहारा प्रणाम। मैंने कहा बस दिस इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बुक निकली है, देखिए आप अगर पढ़ो तो उसको, युवाल नोआ हरारी, कॉल्ड क्या बोलते हैं उसका, 3 सीरीज है, होमो डियस, होमो सेपियन, होमो डियस, और एक और 21 थिंग्स ऑफ 21st सेंचुरी। वो बताता है कि ग्रेट थिंग्स आर अचीव्ड बाय पीपल हु बिलीव। आपको आपके लोगों में बिलीफ भरो, so they will take care of what you are taking care of. Next, you will be able to, Kapil, start doing the things that you need to do to grow your company. At the same point of time, keep one thing clear: do not allow the culture of your company, sorry मैं इंग्लिश में चालू हो गया, आपकी कंपनी की जो बेसिक कल्चर है उस पे आपका एज अ टॉप मैन ध्यान रहना चाहिए। आपकी कंपनी का अगर कल्चर है कि कस्टमर केयर या कस्टमर सेटिस्फेक्शन या चीप हाउसेस, जो भी होगा, एक कल्चर जो होता है, वो कल्चर पे ऑलवेज ध्यान दो। रियल एस्टेट समुंदर है, वो समुंदर की एक धारा पकड़ के आप चलो, आपकी पूरी जिंदगी उतना काम रहेगा आपके पास, दैट इज अश्योर्ड फॉर यू। और वो भी हमारे देश में, जहां पे इट इज अ पीएम स्टडी वेर यू रिक्वायर अबाउट 6 करोड़ घर की शॉर्टफॉल है। आप, मैं, पूरी क्रेडाई और जितने डेवलपर्स क्रेडाई में नहीं, अगर 24 घंटा काम करते रहे तो इसका पूर्ण आने वाला है नहीं, खाली घरों में। और अब तो देखो कितनी नई नई लाइंस आ गई है, लॉजिस्टिक्स आ गई, डेटा सेंटर आ गई, आई टोल्ड यू हेल्थ केयर सेंटर्स आ गए, कितनी नई नई स्ट्रीम्स आएंगी। आप और मैं पूरी जिंदगी काम करते रहे विदाउट अ ब्रेक, तो कभी काम अपने पास है, हम सब बहुत आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। जब आप राइज करते हो, आपके आजू बाजू 2 को ले चलो, ताकि जब वो राइज करते हो और आपका समय ना हो तो वो आपको खींचते चले। जस्ट रिमेंबर दिस। मेरे पास यंत्र आज तक नहीं है, बट मैं आपको जो जो हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं बताता हूँ। एक तो अगर आप पार्टनरशिप करते हो, दिस गोज बैक टू द अर्लियर क्वेश्चन, मैंने देखा है, अच्छी जमीन देख के हम सोचते हैं अच्छा पार्टनर आ गया, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं लाइफ में। अच्छा आदमी जो जमीन लाए वो अच्छा हो सकता है, ऐसा मेरी अभी एक्सपीरियंस है लाइफ की। सो गुड मैन विल ब्रिंग यू गुड प्रॉपर्टीज, गुड प्रॉपर्टी विल नॉट ब्रिंग यू गुड मैन। बट हम जो जो ड्यू डिलिजेंस करते हैं, पहले तो लीगल ड्यू डिलिजेंस हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, जो फिटिंग इन द रूल्स, यानी रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से क्या हो सकता है, आप कितना उसको समझ पाते हो उसको, क्योंकि रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स तो है ही, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, बट उसको आपकी समझ के हिसाब से क्या बना सकते हो, ये आपको इवैल्यूएट करना है। और लास्ट में, अगर लेट्स से आप अगर खरीद नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट बाइंग द प्रॉपर्टी, जैसे मुंबई में हमारे होते हैं कि रीडेवलपमेंट होता है, तो पहले दिन से ही अगर आपकी ग्रीड और सामने वाले की ग्रीड दोनों चेक में रखो। यानी आपको कैसे बताऊं, लेकिन मुंबई में हमारे यहाँ रीडेवलपमेंट होता है तो बहुत बार मैं देखता हूं, नॉट एवरीबडी बट कभी कभी कमिटी वाले आके कुछ ना कुछ ऐसे, साहब हमारा ध्यान रखना, तो
हम पहले ही दिन बोल देते हैं भैया आप किसी और के पास चले जाओ, हमको नहीं करना है। क्योंकि ये मेरी एक्सपीरियंस है रवि जी, कि जो आदमी आपसे पैसा लेता है वो सबसे ज्यादा लोगों को दिखावा करता है कि मैं दूध का धुला हुआ हूं, तो हम उसको पहले दिन से एनकरेज नहीं करते। एंड आई हैव सीन, आप पहले ही दिन पे ना बोल दो तो पीपल अंडरस्टैंड एंड दे आर ओके। और हमारी पारसी कंपनी होने के हिसाब से लोग बोलते हैं पागल है, इसको समझ नहीं पड़ता, बट आई एम ओके विद दैट। सो ड्यू डिलिजेंस ऑफ टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यू डिलिजेंस ऑफ पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ड्यू डिलिजेंस ऑफ व्हाट आप समझते हो आप वो प्रॉपर्टी के साथ क्या कर पाओगे। यानी जो एक लोग जाके प्रॉपर्टी ले लेते हैं बिकॉज वो सस्ती है, मैंने आज तक ऐसा नहीं समझा कि प्रॉपर्टी सस्ती है। मैं ऑलवेज देखता हूं कि वो प्रॉपर्टी को पे खड़े होके, माय फादर यूज्ड टू टेल मी दैट, कि अगर आप कोई भी चीज लेते हो तो उसको जाके परखो। तो मैं ऐसे समझता हूँ, आई ट्रांसलेट दैट इन माय हेड, कि अगर मैं कोई जमीन ले रहा हूं तो मुझे पहले दिन वो जमीन पे जाके, जैसे वो डिज्नी फिल्म में दिखता है ना कि क्या बनना चाहिए, वहां पे मोर और लेस दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिखता तो आप वहां से निकल जाओ। आई मीन लैंड के बिजनेस में लैंड आपके साथ एक तरह से कम्युनिकेट ना करे तो वो लैंड आपके लिए है ही नहीं। लैंड इज चूजिंग यू, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। तो आई स्टिल टेल यू दिस अगेन एंड अगेन, मैं जो साइट्स पे जाता हूँ वहां पे अगर मींस मैं खड़े रहता हूँ वहां पे ऑलमोस्ट ऐसे 15-20 मिनट ऐसे ही खड़े रहता हूँ, चलता हूँ अकेले। आई टेल द ब्रोकर और द पर्सन जो मुझे ले जाता है कि मेरे को अकेले चलने दे, मैं चलता हूँ वहां पे, और मैं एक तरह से एक विजन आती है तो मैं उसमें इंटरेस्ट दिखाता हूँ। अगर विजन नहीं आती है, कोई कुछ भी बोले कितना भी अच्छा है, ये है वो है, हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम हमसे मींस वी अलाउ पीपल टू स्पीक देयर माइंड, तो एक तरह से झगड़ा भी करती है, सर ये वो, मतलब ठीक है अच्छी जमीन होगी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एंड व्हेन आई से मुझे मींस वी आर 3 ऑफ अस पार्टनर्स। अगर कोई भी ऐसे बोल दे कि बमन इसमें तकलीफ दिख रही है या मुझे ऐसे समझ नहीं पड़ रहा, तो या तो उसके साथ बैठ के विचार विमर्श करके हम चर्चा करके उसको लेके आते हैं हमारी तरफ, या तो फिर हम छोड़ देते हैं। बिकॉज अपॉर्चुनिटी वो नहीं जो आपने ली, अपॉर्चुनिटी वो भी इंपॉर्टेंट है जो आपने छोड़ दी। नहीं तो कुछ ना कुछ वो मैंने बोला ना, अंदर की आत्मा की आवाज आप सुन लो। आप दो सवाल, दो अलग अलग जवाब। फर्स्ट जवाब ये है कि आज से आप ठान लो सारे जितने डेवलपर्स हैं कि हर एड जो आप करते हो, वेदर ऑनलाइन करते हो, वेदर न्यूज में करते हो, मैगजीन में करते हो, होर्डिंग पे करते हो, जिस भी तरह से करते हो, आपके ब्रोशर पे करते हो, आप वहां पे क्रेडाई का थप्पा मारना तो शुरू कर दो। लेट एवरीबडी से वी आर क्रेडाई। हमारी पहचान क्रेडाई की वजह से है और क्रेडाई की पहचान हमारी वजह से होगी फ्यूचर में, कि हम सब डेवलपर एक तरह का काम करते हैं, हम सब डेवलपर अच्छा काम करते हैं, क्रेडाई इज द गाइडिंग फोर्स, और उसको ऐसे वो गर्व के साथ पहना करो। आप देखिए जितने एनएआर के ब्रोकर्स हैं हमारे मुंबई में, सबके सब वो एनएआर का बैच पहन के चलते हैं। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो ऐसे वो सहारा वाले सब जगह वो सहारा श्री लगा के चलते हैं। पहले हम बड़ी बॉडी के साथ हमारा मींस वी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ क्रेडाई एंड प्राउडली अनाउंस इट टू एवरीबडी, ताकि एक तरह का ब्रांड इमेज बनता जाए। अब ये म्यूचुअल फंड सही है ऐसा करके हमने प्रोग्राम यहाँ पे मुंबई में ट्राई किया था, बट एज यू आर अवेयर कि जब आग लगती है तब सबसे ज्यादा लोग जाके कुआं खोदते हैं। वी आर ट्राइंग टू डू इट एट अ टाइम जब सबके यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सबको फाइनेंशियल इश्यूज है, और ऐसे टाइम पे आप अगर आपका ब्रांड बनाना चाहो रियल एस्टेट का, तो उसमें पैसा काफी लगता है। एनीथिंग टेक्स मनी, टाइम, एफर्ट, तो वो पैसा किसी के पास आ नहीं रहा है। बाकी ये आइडिया आपकी बहुत सही है। हम रियल एस्टेट को रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास प्रमोट करने के लिए एटलीस्ट क्रेडा एमसीएचआई ने बीच में एक डिस्कशन की थी और हमने कंसल्टेंट्स रख के उसकी एक बजट बनाई थी, और वो बजट काफी भारी थी। तो हमने आज की तारीख में वो उसको बैक बर्नर पे डाला है कि जब ये सिचुएशन सुधरेगी तब से हम शुरू करेंगे, कि जब लोगों के पास पैसा होगा, when they can invest in this, क्योंकि ये एक आदमी या दो आदमी नहीं कर पाएंगे, क्रेडाई बाय इटसेल्फ नहीं कर पाएगा, बट व्हाट कैन बी डन इज सबका अगर कंट्रीब्यूशन आए तो एक तरह से इसको हम रियल एस्टेट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऐसा करके एक मूवमेंट चालू कर सकते हैं। आपका सेकंड सवाल, अगर आप एफएसआई की गोल्ड डस्ट जिसको बोलते हैं ग्लिटर में चले जाएंगे, तो चिराग भाई आप लिख लो, नेक्स्ट साल आपके लिए बहुत बेकार हो जाएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूडीसीपीआर आने से इतनी एफएसआई बढ़ गई है कि एफएसआई शुड नॉट बी योर गोल।
प्रोडक्ट आप क्या बना सकते हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी क्या प्राइस है। मैं देख रहा हूं कि जहां पे भी एफएसआई बढ़ गए, लोग बोलते हैं अभी जहां पे हम 50 माला 20 माला करते थे 50 माला कर देंगे। भैया आपने 50 माला कभी बनाया नहीं है। 50 माले बनाते बनाते बहुत फाइनेंस लग जाता है, उसमें बहुत सारी नई नई चीजें लगानी पड़ती है, आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, आपका टाइम बढ़ जाता है। आप एफएसआई के चंगुल से निकलो। आपको जितनी जैसे कि टेबल पे खाना बहुत सारा पड़ा हुआ है, डजंट मीन आपको सब खाना है। आपको तो उतना ही खाना है जितना आपको हजम हो। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको प्रोडक्ट आपका बनाना है। रियली बिलीव मी, मैंने देखा है मुंबई में ही 2 बिल्डिंग साइड बाय साइड, पहले बोलते थे लोकेशन, आज मैं बोलता हूं 2 बिल्डिंग साइड बाय साइड, सेम कंपाउंड वॉल, एक का माल बिकेगा ज्यादा प्राइस से, दूसरे का माल उतना नहीं बिकेगा। नॉट बिकॉज ऑफ एनी वन फैक्टर। उसने मींस बाजू वाले ने उसकी एफएसआई एक्स्ट्रा क्राउड कर रखी है। आई कैन शो यू माय ओन एग्जांपल। एफएसआई सुपर क्राउड कर रखी है, उसके लेआउट को एकदम भर रखा है और हमने हमारे लेआउट को लाइट रखा है। सो वी आर मेकिंग, लेट्स से वो 100 करोड़ रुपया बनाएगा, हम शायद 80 बनाएंगे, बट हम 80 के लिए मेहनत करेंगे 20 की, और वो 100 के लिए मेहनत करेगा 80 की। यू हैव टू बी रैशनल इन योर माइंड चिराग भाई, एंड बी वेरी वेरी क्लियर। आप बनाना क्या चाहते हो? आप पैसा बनाना चाहते हो या ज्यादा फ्लैट्स बनाना चाहते हो? बी वेरी केयरफुल। ये यूडीसीपीआर के आने से एफएसआई बहुत हो गई है। एफएसआई is no longer, it's a commodity. You should treat it in that fashion. देता हूं, 4 पहिए सब में होते हैं, फिर भी एक मर्सिडीज बनती है, एक मारुति बनती है। उसका सेल, मारुति जो है वो 10,000 गाड़ी अगर महीने की बेचता है, मर्सिडीज शायद 50 बेचता होगा, 100 बेचता होगा, आई डोंट नो। सो ईच वन हैज टू हैव हिज ओन स्ट्रेटजी, ईच वन हैज टू हैव हिज ओन कंपनी फिलोसफी, ईच वन हैज टू हैव हिज ओन गोल्स इन माइंड। अभी आपके पास सपोज 100 करोड़ रुपया स्पेयर फंड पड़ा हुआ है और मुझे जाके 100 करोड़ रुपया ब्याज से लेना पड़े, तो आपकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग अलग ही होनी चाहिए। मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, आप मुझे ज्ञान नहीं दे सकते कि मैं आपको, कौवा चले हंस की चाल, भूले खुद वो अपनी चाल। सो दिस मच तो बेसिक, यू हैव टू टेक अ कॉल बेसिस योर पोजीशन इन लाइफ, नॉट समबडी एल्स। और उसीलिए मैं आपको बोलता हूं, सुनो सबकी, करो अपनी। आपको आपके हिसाब से सोच के ही काम करना पड़ेगा चिराग भाई ने। तो आप बोलोगे मोहन भाई आपने ऐसा बोला था, हमने ऐसा कर दिया। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस में गया था बहुत साल पहले, जब जस्ट चालू हुई थी बिजनेस, और वहां पे स्पीकर एक बहुत बड़े व्यक्ति थे और मैं उनको जानता था, ऐसे जानता था, बोले तो लाइक आई टोल्ड यू, पीपल यूज्ड टू लाइक मी। तो उन्होंने स्टेज से मेरा नाम लेके बोला, बमन तुझे ऐसे करना चाहिए। मैं नेक्स्ट डे से काम पे लग गया। मैंने बोला इतना बड़ा आदमी मुझे डायरेक्टली एडवाइस कर रहा है, वो भी 100-200 लोगों के सामने, तो मैं तो ऐसे चालू कर देता हूँ। 2 साल के बाद मुझे इतनी मार पड़ी वो स्ट्रेटेजी फॉलो करने में कि मैं सीख गया। मैं उनके पास गया, मैंने बोला साहब आपकी स्ट्रेटेजी राइट थी, लेकिन मेरे लिए राइट नहीं थी वो। तो मैं आपको सिर्फ बताने आया हूं कि आप अगली बार किसी को ऐसे ऑडियंस से पकड़ नहीं लेना, और उसमें कोई जवान यानी जो नया नया होगा उसको पकड़ने, वो आपके हाव में आके कर लेगा। बट बी केयरफुल इन व्हाट यू से टू विच पीपल। फाइनली आपकी इंटेलिजेंस से, आपकी समझ से, आपके फाइनेंशियल पोजीशन से आप काम कीजिए। सुनील, शेवटचे 2-3 प्रश्न थँक्यू घ्या. सर, थँक्यू. नाईट. दीड तास झालेला आहे. सुनील भाऊ. Yes, second 2 question. Ravindra Khilari, President, Sangli, Credai Sangli. Yes sir, thank you sir. Mohammed ji, namaste. रवि जी, Good afternoon everybody. सांगली ये 3-4 टियर सिटी वाला सिटी है, और आप बड़े बड़े शहरों में मशीनरी के द्वारा, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ तक मानना है कि हमारे 3-4 टियर सिटी में ज्यादा मशीनरी और इसके सिवाय काम नहीं होता है। अभी भी मैन्युअली थोड़ा थोड़ा जेसीबी वगैरह इतर टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर भी थोड़ा एक्सपीरियंस और मशीनरी टेक्नोलॉजी, ये सबको आप कैसा रेट करेंगे फ्यूचर में जाके 3-4 सिटी के हिसाब से? ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, सोशल मीडिया के द्वारा साइट पे जो मेरा साइट इंजीनियर है, बहुत सारे लोगों के साइट इंजीनियर्स है, वो आजकल वो व्हाट्सएप में उलझे रहते हैं। तो इधर तो थोड़ा सा साइट पर से ध्यान हट गया है, तो उसको कैसा प्रिवेंट करेंगे? आपने अपने ऑफिस पे, अपने साइट पे कैसी अरेंजमेंट्स की है, वो सबको बता दीजिए। बस ये 2 सवाल है। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। Yes, मैं sir. अपने बच्चों को व्हाट्सएप से निकाल नहीं सकता, वो भी ऐसे उलझे हुए उसी के अंदर, तो मैं कहाँ किसी को ज्ञान दूंगा। लेकिन परफॉर्मेंस टारगेट आप हर किसी का अगर बना के रखते हो, यानी आपकी साइट पे अगर 20-25 लोग हैं तो आप तो उनको 1-on-1 जानते होंगे, या 100 लोग होंगे तो लेट्स से एटलीस्ट 20-25 लोगों को डायरेक्टली जानते होंगे।
आप उनका एक परफॉर्मेंस टारगेट उनको दे दो, फिर वो दिन में 6 घंटे में उसको पूरा करे और 2 घंटा व्हाट्सएप पे रहे तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, वो उसके लिए इट इज बेटर कि वो 8 घंटे काम करके और तरक्की करे, बट दैट इज इंडिविजुअल ड्रिवन है ना, आदमी के इंडिविजुअलिटी पे ड्रिवन है। बट आपका काम होवे उसके लिए आप परफेक्टली उसको एक परफॉर्मेंस टारगेट्स दिया करो। विथ रिगार्ड्स टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि आप मशीनरी को किस तरह से रेट करते हो, मैं मशीनरी को रेट नहीं करता। मैं ये समझता हूँ जो काम के लिए जो तरकीब अच्छी होती है कि दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हम जब 7 माले की बिल्डिंग बनाते हैं, हम शायद उसमें माइवान नहीं यूज करते या कोई भी ऐसे सिस्टम डोका नहीं यूज करते। रीजन इज कि वो 7 माले की बिल्डिंग है, वो 7 माले की बिल्डिंग अगर मैं वो सिस्टम से बनाने जाऊं तो उसका खर्चा ज्यादा हो जाएगा, प्लस उसमें टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, वर्सेस डबल शटरिंग करके जो काम कर सकते हैं उसमें ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी रवि जी शुड बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट। आपके पास स्मार्टफोन आ गए, उसमें इतने सारे फंक्शन हैं, लेकिन हम हर कोई फंक्शन तो यूज नहीं करते, हम तो वही यूज करते जो हमारे लिए काफी है। सो लाइकवाइज जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, चुन के जो टेक्नोलॉजी अपने काम की हो उसका इस्तेमाल करो। डोंट जस्ट गेट लॉस्ट इन टेक्नोलॉजी अनलेस आपकी ऐसे विचार हैं कि लेट्स से आपके सांगली में आज की तारीख में 4 माले के या 7 माले के बिल्डिंग बनते हो, लेकिन कल उठ के 11 माला या 12 माला, जो नॉलेज बेस्ड आप स्टडी कर सकते हो, 11 माला या 12 माला करने से आप उतने ही टाइम में 11-12 माला कर सकते हो, और यूडीसीपीआर के आने से आप आपका ओवरऑल कस्टमर का प्राइस गिरा सकते हो। तो ये अगेन मैं आपको इंडिविजुअली तो मींस जब मिलूंगा तो बता ही सकूंगा कि देखो मेरी समझ में ये ऐसा, बट ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट नहीं कर सकता आपके लिए। आपको टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड विद रिक्वायरमेंट्स टू व्हाट यू वांट टू क्रिएट। आप मर्सिडीज बोलते रहता हूँ, लेकिन फरारी लेके गांव के रास्ते पे जाओगे तो फरारी की भी हालत खराब हो जाएगी और गांव का रास्ते वाले भी सोचेंगे क्या कर रहे हो। वहां पे तो अपनी स्कॉर्पियो या आप समझते हो ना मैं जो बोल रहा हूँ, यस सर जैसा रास्ता वैसी गाड़ी यूज किया करो। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुनील लास्ट क्वेश्चन शांतीलाल कटारिया सर। आपल्याला 48 प्रश्न चॅट मध्ये आणि क्वेश्चन आन्सर मध्ये आहेत, एवढं घेणं तरी शक्य नाही। आपण एक प्रश्न घ्या आणि शेवटचा प्रश्न शांतले सरांचा घेऊ। दीड तासापेक्षा जास्त वेळ झालेला आहे, आपण बोमन सरांची परीक्षा नाही घ्यायला पाहिजे। प्लीज बोमन जी, किसी ने खूब लिखा है अभी चैट के ऊपर दैट बोमन ईरानी इज द मच नीडेड वैक्सीनेशन ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग पीरियड ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। सर मुझे विश्वास है कि हमारा क्रेडाई का फ्यूचर अभी सेफ हाथों में है। सवाल बहुत ही आसान है, जवाब टालना मत, और आप टालोगे भी नहीं, मुझे विश्वास है। पवन जी आपका कनेक्ट तो बेहतरीन है, हर एक को आप नाम से बात कर रहे थे, जैसे कि वो सवाल वाला आपका दोस्त है। आपके दोस्त है रिचेस्ट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, आपके दोस्त है बॉलीवुड शहंशाह, आपके दोस्त है महाराष्ट्र के चीफ। इन सब को लेकर आपके हमारी भी छोटे डेवलपर जैसे लोगों के साथ दोस्ती है। इन सब के साथ आप कैसे घुल मिल जाते हो? इज इट इजी? थोड़ा विस्तार से बताइए, इंटरेस्टिंग रहेगा हम सबके लिए। शांतिलाल कुछ जी, किस्से भी सुनाइए, कुछ किस्से भी सुनाइए। और दूसरा ये सवाल है कि कोई भाईगिरी का, आप तो बॉम्बे से हो, सवाल उठता ही नहीं है कि भाईगिरी हुई नहीं हो किसी साइट पे, तो उसी का भी कोई रिसेंट या ओल्ड किस्सा हो तो हमारे लिए कृपया बताइए। धन्यवाद। तो शांतिलाल जी, पहले तो आपके सारे सवाल जो होते हैं ना, वो उसको जवाब देने के लिए पूरी एक बुक लिखनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो इंग्लिश में एक कहावत बोलते हैं, फ्रूट डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। आपने जो बताया क्रेडाई का फ्यूचर, इसलिए शांतिलाल जी मैं मान सकता हूं कि स्ट्रांग है, क्योंकि जैसे हमारे ग्रैंडफादर, हमारे फादर और हम जो लाइन पे ग्रैंडफादर चलेगा उसका फादर रिस्पेक्ट करके चलेंगे, और फिर उसके बाद आने वाले ऑफ कोर्स ज्यादा करें कम करें, बट वो लाइन, वो एक जो डायरेक्शन है वो तो सेट हो ही गई है। और इसके लिए मोर देन एनीबॉडी ऑफ द प्रेजेंट मैं कहूंगा हमारे पास्ट प्रेसिडेंट्स ने जिस तरह से मेहनत की है और जिस तरह से इस इंस्टीट्यूशन को बनाया है, मैं मानता हूं हम हर किसी का, जैसे हम हिंदुस्तानी है ऐसे बोलते हैं ना कि इंडियन, और कैसे जोश आ जाती है कि हमारे यहाँ हम इंडियन है, वी आर द बेस्ट।
वैसे ही मैं मानता हूं कि उस तरह का जोश भरने का काम जो हमारे प्रेसिडेंट्स ने किया है, एक तरह से वो भी इट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी, ऑफ माय नेचर। और मैं समझता हूं कि इसी वजह से आवर फ्यूचर इज ब्राइट, बिकॉज उन्होंने जो गुण डाले हैं हमारे में, वो गुण को आगे लेके चलेंगे हम। एंड आई प्रॉमिस टू वर्क टुवर्ड्स दैट एटलीस्ट। आपकी बात जो आपका जो सवाल था विद रिगार्ड्स टू बीइंग क्या बोलते हैं उसको, इन टच विथ पीपल फ्रॉम ऑल स्फीयर्स। देखिए, मैं पहले तो बड़ा और छोटा किसी को समझता ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने शायद अपने ही लाइफ टाइम में देखा है मेरे ही आजू बाजू लोगों को फ्रॉम अ वेरी यंग एज इन लाइफ, जो कल तक वो ऐसे सीना तान के चलते थे, वो आज मीन्स कहीं नहीं है। तो ये स्टार्टिंग से मेरे मन में रहा है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, आदमी का वक्त होता है। और एक पिक्चर है हिंदी में बलराज शाहनी की, वक्त। वो पिक्चर शायद मैंने 3-4 बार बचपन में देख ली थी, और उसका एक लाइन मुझे याद है। वो पंडित उसको बोलता है, ये तू नहीं तेरा वक्त बोल रहा है लाला। जो घमंड उसकी थी, वो उसकी नहीं थी, वो उसके वक्त की थी। तो समय बलवान है शांतिलाल जी, आप हर किसी के साथ अच्छे रहो, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और आप में अगर इंसानियत ना हो तो और कोई जितनी भी आपकी सक्सेस है, मैं उसको मानता ही नहीं। आई मीन आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस मैच्योर जो होते हैं वो पैसे को अहमियत देते हो या पावर को अहमियत देते हैं। हम इंसान को अहमियत देते हैं। दैट इज व्हाई आई थिंक इज व्हाई वी आर वेयर वी आर। अब रही बात भाईगिरी की, और रही बात पहले तो जितने आप मेंबर्स हो, जब भी मैं कहीं जाता हूं, आई ऑनेस्टली से दिस, मैं तो सामने से फोन करता हूं इफ आई नो द पर्सन, और बोलता हूं भाई आपके एरिया में ये आप मेरे लिए कर सकते हो। वैसे ही मैं मानता हूं कि अगर कोई मुंबई आता है और उसको कोई भी तकलीफ हो तो प्लीज फील फ्री, हम सब आपके भाई यहाँ पे भी हैं, एंड वी आर देयर फॉर यू। कोई भी इशू हो तो वी आर हैप्पी टू टेक इट अप एंड एटलीस्ट डू आवर बेस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि सॉल्व हो ही जाएगा, बट डू आवर बेस्ट। अब रही बात भाईगिरी की, तो मुंबई में आज की तारीख में फॉर्चुनेटली भाईगिरी नहीं होती। अब हमारी जो कलाई होती है या हमारी जो प्रॉब्लम होती है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हमारे जो सामने के साइड पे हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे जो लेट्स पुट इट दिस वे कंट्रोलर्स होते हैं, वो काफी स्क्वीज करते हैं। और इसका मैंने देखा है एक ही तोड़ है, हमारी यूनिटी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यूनाइटेड रहें। जब भी मुझे तकलीफ आई है, जब भी हमारे किसी मेंबर को तकलीफ आई है, और ये मैं देखते आ रहा हूं फ्रॉम द लास्ट एटलीस्ट 8-9 years, हमारे 3-4 मेंबरों को बड़ी बड़ी तकलीफें आई। देवर स्मार्ट इनफ कि वो लाके वो तकलीफ सबके सामने नहीं, बट जो क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल है, जिसको एक ग्रुप बोलते हैं, शेबॉल बोलते हैं या संगठन बोलते हैं, उसमें आके उन्होंने बताया। और एंड उस टाइम पे अगर कोई 10% कर पाया, कोई 50% कर पाया, सबने अपनी ताकत जोड़ के वो प्रॉब्लम सॉल्व किए। और इसी तरह से बहुत साल पहले व्हेन भाईगिरी वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मुंबई में लोग डरते थे, तो आई रिमेम्बर कि कॉल्स हमारे भी साइट्स पे आते थे, और शायद तब मैं बहुत जवान था और गुस्सा भी ज्यादा आता होगा, तो पहली बार तो फोन ऐसे ही रख दिया होगा मैंने। तो फिर बट एज द लॉ ऑफ द लैंड डिमांड्स, मैं जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके आया। वहां पे मुझे एक बहुत अच्छे ऑफिसर मिले, उसने कहा देख, जो दुश्मन तेरे सामने है उसका तू सामना कर सकता है, जो दुश्मन तेरे सामने नहीं है उसका सामना नहीं कर सकता। तो फर्स्ट थिंग आप ऐसा करो कि आप आपका पेशेंस रखो। दूसरा, वो सवाल पूछ रहा है, वो बोल रहा है, वो डरा रहा है, तो तेरे को ऐसे देख लूंगा ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो यू स्टे काम। उसका काम है बोलना, उसकी बिजनेस है बोलना, उसके बोल बच्चन पे ही उसका पैसा है। तेरा पैसा तेरे को बचाना है तो तू पहले शांत रहे। टाइम इज द बिगेस्ट वेपन आपके हाथ में। आप आज से चालू करते हो तो ये कल के कल जवाब देना या परसों के परसों जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप खींच सकते हो 1 महीना, 3 महीना, 1 साल, लेकिन आपकी जबान में शक्कर होनी चाहिए एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। सामने वाले को आप पे क्रोध नहीं होना चाहिए, पर्सनल उसने नहीं लेना चाहिए। उसको आपको जिस भी तरह से समझाना हो समझाओ। एंड आई टेल यू दैट एडवाइस फ्रॉम दैट पुलिस कांस्टेबल हैज इतनी अच्छी बात रही है। आई ट्रीट ऑल सिचुएशंस इन लाइफ लाइक दिस ओनली। मैं अगर आज भी कहीं पे कोई दबाने की कोशिश करता है, उसको प्यार से बात करता हूं, उसको बोलता हूं नहीं सर ऐसा नहीं होगा, तकलीफ आएगी। फिर जाके मेरे
मेरे जो ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं उनसे बात करता हूं, कहीं ना कहीं से वो बोलते हैं 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन में हम सब हैं। मैं किसी को जानता हूं तो शांतिलाल जी आप किसी को जानते हो, तो सुनील जी किसी को जानते होंगे, और उनके जाने से, उनके बात करने से बहुत ही फायदा पड़ता है। एंड आई से दैट दिस हैज बीन द मंत्रा ऑफ लाइफ शांतिलाल जी। लोग के काम आते हैं, और आप लोगों को काम में आओ तो लोग आपके काम में आएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और आज तक मैं फेल हुआ नहीं हूं। Yes, we are coming to the end of this session. There are so many, Bowman sir, there are so many panelists and एक participants. मिनट कोटवाल जी, एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आई, बोलूं? हाँ बोलो या, बोलो या, सर, या, बोलो बोलो। वो अनुपम खेर आया था, आपको याद होगा तो अपने एक क्रेडाई के सेशन में ही आया था अनुपम खेर। नागपुर में याद आए है? थे, नागपुर में। नागपुर में आए थे। नागपुर। उसने अमिताभ बच्चन की एक स्टोरी कही थी जो मैं आप लोग को कहना चाहता हूं। वो सारांश एक पिक्चर बनी थी अनुपम खेर की, और वो बहुत बड़ा स्टार बन गया था। तो स्टार बनने के बाद उसके मन में एक जो ऐसे स्टार का आता है आ गई थी, तो वो और अमिताभ बच्चन एक पिक्चर बना रहे थे, और भाई साहब वहां पे पहुंचे अनुपम खेर, और पहले जैसे होता था स्टार 3-4 घंटे आराम से उसके रूम में ये वो, तो वो उसकी रूम, आई रिमेम्बर द स्टोरी विविडली, उसके रूम की एसी या उसके कैबिन की एसी नहीं चल रही थी। तो भाई साहब बाहर आए, एकदम जोर जार से चिल्लम चिल्ली ये वो करने लगे। तो एक कोने में उन्होंने एक आदमी को देखा, बड़ी बड़ी ऐसे वो हेवी क्लोथ्स पहने हुए, दाढ़ी वाड़ी, बाल वाल, बूढ़े का इंप्रेशन करते हुए। तो उसने देख लिया ये तो अमिताभ बच्चन है, तो पहुंच गया वहां पे, और उसने बोला कि अमित जी आप? बोले हाँ मेरी शूट है, अनुपम खेर जी आने वाले हैं, वो थोड़े शायद लेट हैं, तो मैं बैठा हूं और मैं अपना स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं। तो अनुपम खेर जी को वहीं बोलते हैं ना आदमी पानी हो गया। वो बोला है अब मेरी जान कैसे बचाऊं? तो उसने बोला लेकिन अमित जी आप इतने गर्म कपड़े पहन के यहाँ पे बैठे हो, आपको गर्मी नहीं लगती? तो उन्होंने जिस तरह से कहा, वो कहने लगे कि अमित जी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि हाँ सोचता हूं तो लगती है गर्मी, सोचता हूं तो गर्मी लगती है मुझे। सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन कॉल्ड अमिताभ बच्चन,